So welcome people now. This is your Vijay here, and this is the fifth chapter, and we are going to start the third part of this video. ट्रैवलिंग के बारे में हम समझ रहे थे, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलिंग के बारे में हम समझ रहे थे। हमने इस चैप्टर के अंदर स्पेशली 3 ट्रैवल्स देखने थे जो ट्रैवलर्स बाहर से हमारे भारत देश में आए थे और उन्होंने समय समय पे भारत के अंदर किताबें लिखी जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ये हमारे रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एंड इन दिस थर्ड पार्ट वी ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू ट्रैवलर अबाउट वी मस्ट नो अबाउट दैट कि उन्होंने क्या लिखा हमारे भारत के बारे में, उन्होंने क्या सोचा और इस चैप्टर के अंदर क्या कंटेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्या कहते हैं हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद ट्विटर है, उसके बाद हमारा टेलीग्राम जो स्पेशली आपके नोट्स के लिए होता है, तो आप वहाँ जाके भी ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ, ताकि आपको जो भी स्पेशल अपडेट्स हैं वो मिलती रहें, है ना। तो आप इन पे फोकस ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपने अगर वीडियो के पहले और दूसरे पार्ट नहीं देखे तो आपको तीसरा पार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने पूरे चैप्टर को 3 पार्ट के अंदर कवर किया हुआ है। 5th चैप्टर के बाद जो अब अगली बुक चैप्टर आएगा वो बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो उसको भी समझने के लिए हमने नए तरीके से बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे किसके बारे में, आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत के अंदर ऐसा बोला जाता है कि जब पोर्तुगीज़ के लोगों ने, देखो सबसे पहले यात्राएं करनी जो स्टार्ट करी थी, सबसे पहले यात्राएं करने स्टार्ट करी थी पोर्तुगीज़ ने। मतलब उन लोगों ने कंपास के बारे में ढूंढ लिया था, पोर्तुगीज़ और साथ में क्या कहते हैं स्पेन के लोग, पोर्तुगीज़ जिन्हें आप पुर्तगाल बोलते हैं, स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने सबसे पहले यात्राएं जो थी वो हमारे ईस्ट की तरफ, ईस्ट एशिया की तरफ करनी चालू कर दी थी। तो समय समय पे बहुत अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे। आप देख सकते हो रोबैतो करके थे जिन्होंने इंडियन टैक्सेस के बारे में यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं देखने की कोशिश करी थी। उसके बाद एक और व्यक्ति आए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बारबोसा, लिखा हुआ है यहाँ पे। बारबोसा ने भी अपने अकाउंट्स के अंदर क्या कहते हैं साउथ की सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी है। फिर यहाँ पे जेन आए थे जो क्या कहते हैं पूरी तरीके से जो इंडिया थी उसकी कंडीशन से, मतलब उसकी ट्रेडिंग कंडीशन से बहुत इम्प्रेस हुए थे। उसके बाद ये वाला क्या कहते हैं आपकी बुक के अंदर इमेज बना हुआ है। इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इमेज जो है निकोलो करके इनका नाम है। ये भारत के अंदर आए लेकिन भारत के अंदर ही रह गए, एंड ही नेवर बैक टू द यूरोप। तो वो यूरोप गए नहीं, यूरोप से आए थे लेकिन यूरोप गए नहीं। मतलब ये कुछ ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि ये वो लोग थे जो भारत के अंदर 15वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में आए थे। मतलब 15वीं सेंचुरी समझ रहे हैं, ये वो वाला टाइम पीरियड है जब इब्न बतूता और साथ में क्या कहते हैं अल ब्रूनी के कम से कम मैं कह सकता हूँ 100 साल के बाद का ये सीन है। मतलब उस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि वो सारे के सारे लोग जितने भी आए थे, एक बंदा उज्बेकिस्तान से आया था, एक बंदा मोरक्को से आया था, तो वो सारे लैंड मास से कनेक्ट थे इंडिया से। बट ये लोग वो लोग थे जो लैंड मास से कनेक्ट नहीं थे, दूसरे यूरोप के हिस्से से पानी के थ्रू ये लोग आ रहे हैं। और इंडिया के अंदर जब ये लोग आ रहे थे तो डिफरेंट टाइप पे अलग अलग लोगों ने भारत की सोसाइटी को, कोई ट्रेड को देख के अट्रैक्ट हुआ, कोई कस्टम को देख के अट्रैक्ट हुआ, कोई कल्चर को देख के अट्रैक्ट हुआ। इवन इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं ये बताने की कोशिश करी कि इंडियन सोसाइटी जो है ख़राब है, तो वो मतलब उन्होंने बहुत बुरा लिखा। बट अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू क्लास 12th, दिस विल नॉट आस्क इन योर एग्जाम। बस आपको जानना ये है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो, तो मे बी आपको ऐसे नाम देखने को मिल सकते हैं, तो आप इन पे भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। हालांकि मैं जो भी वीडियोस कवर करता हूँ, जो भी लेक्चर कवर करता हूँ, वो आपको टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर है, हालांकि बच्चा फोकस नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन ये टेक्स्ट बुक के अंदर है। तो अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे हु इज ही। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बंदा जो इतने सारे लोग 15वीं सेंचुरी के टाइम, 16वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में, अर्ली 15th में मैं कहूँ कि ये लोग आए थे, और उसके बाद जब इनकी चीज़ों को उन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर दर्ज करा तो दूसरे यूरोप के लोगों को पता चला, और उन्होंने भी यात्राएं करनी चालू करी, और उन्होंने भी नए अपने इंपीरियल स्टेट्स, कॉलोनी जो थी, उपनिवेशवाद क्षेत्र, उनको ढूंढने की कोशिश करी। तो उस टाइम पीरियड पे भी ट्रैवलर्स हुआ करते थे जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कि ये व्यक्ति कौन है जिन्होंने हमारे भारत के अंदर आए और किस टाइम पीरियड पे आए, इंडियन सोसाइटी को कैसे देखा इन्होंने, इंडियन सोसाइटी को यूरोप से कैसे कंपेयर करा, उस टाइम की स्थिति को इन्होंने बताने की कोशिश करी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि हम पूरा चीज़ क्या कवर कर रहे हैं। So let me start about the Francois Bernier.
अभी आपने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा और उसके बाद आपने क्या कहते हैं किसके बारे में पढ़ा, इब्न बतूता के बाद अल बरूनी के बारे में पढ़ा। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट दैट, अगर आपने इब्न के बारे में पढ़ा है, इब्न बतूता के बारे में पढ़ा है, तो उसने कौन सी बुक लिखी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके बाद बर्नियर ने भी अगर कोई बुक लिखी है तो बर्नियर ने कौन सी बुक लिखी है वो बताइएगा। अब यहाँ पे बर्नियर जो है इसके बारे में तो चलो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इब्न बतूता के अलावा अगर जो एक और बंदा आया था, इब्न बतूता के अलावा जो एक और अभी ट्रैवलर के बारे में हमने देखा था वो था अल बरूनी। अल बरूनी जो था उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है, अल बरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी। सो यू नीड टू फाइंड दिस, क्योंकि ये बुक ही हमारे लिए ज़रूरी है। इन बुक के थ्रू ही हमें समझ में आया कि इस बंदे ने हमारी इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या जाना है, ठीक है। तो हम पहले जानते हैं बर्नियर के बारे में, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना होगा कि इन दोनों ने कौन सी बुक लिखी थी जो हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया। अगर आपने पहली वीडियोस देखी है तो आप कवर कर पाएंगे उसे, नहीं देखी तो आप जाइएगा देखिएगा। सो फ्रांसो बर्नियर कौन थे? देखिए, फ्रांसो बर्नियर एक तरीके के डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, जिनको बहुत अच्छा इलाज जो था वो आता था। तो फिजिशियन थे वो, तो आप देखेंगे कि शुरुआती समय में फ्रांसो बर्नियर थे, फ्रेंच में इनका बर्थ हुआ था, सॉरी फ्रांस में इनका बर्थ हुआ था, इसलिए फ्रेंच थे भाई बर्थ ये, और प्रोफेशन से ये क्या थे, डॉक्टर। और प्रोफेशन से ये क्या थे, डॉक्टर। लेकिन प्रोफेशन से डॉक्टर के अलावा ये पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे और हिस्टोरियन भी थे। और यहाँ पे ये आए थे कब, मुगल अंपायर के टाइम पीरियड में। और मुगल अंपायर कब बन गया था भाई, बाबर के टाइम पीरियड पे मुगल अंपायर 1526 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो यानी कि अब अगर बाबर के टाइम पीरियड पे आए थे या किसके टाइम पीरियड पे आए थे, लेकिन इतना कंफर्म है कि मुगल के टाइम पीरियड पे आए थे। और उस टाइम पीरियड पे सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए थे। मतलब कहने का मतलब ये था, ये कुछ चाह रहे थे हमारे देश से, जैसे कि एक बंदा आया क्या कहते हैं इब्न बतूता, उसे गाजी बना देगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे। एक बंदा अल बरूनी आया, उसने कास्ट सोसाइटी के बारे में बताने की कोशिश करी अपने इंडिया के अंदर, तो कैसे उसको लेके आया। तो बहुत सिस्टम जो है वो बताने की कोशिश करी गई है। तो ये चीज़ हमने देखा कि अगर कोई दूसरी प्लेस से बंदा आता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसका मेन मकसद यही होता है कि कुछ चाहे, कुछ अपॉर्चुनिटी चाहे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि इंडिया के अंदर जिस टाइम पीरियड पे आया था वो हमारे लिए ज़रूरी है, तो ये 12 साल इंडिया के अंदर आके रह के गया था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड 12 ईयर, और कब से कब तक रहा था आप ये देख सकते हैं। हालांकि विकीपीडिया पे आप इनकी स्पेशली क्या कहते हैं, विकीपीडिया से आप स्पेशली निकाल सकते हैं कि क्या कहते हैं इनका टाइमलाइन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम का ना, लेकिन हम उससे मैटर नहीं करता। पेपर में मुझे कभी पूछी नहीं जाती है, तो है ना। तो शर्मा जी जिस रास्ते जाना नहीं तो उसके रास्ते नापने से फ़ायदा क्या है, समझ रहे। तो इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि इतना पढ़ लीजिएगा कि आपको आराम से पेपर में रटने की कोई ज़रूरत ना पड़े, आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो यहाँ पे अभी हमने क्या समझा, हमने समझ लिया कि ये बंदा आया 1656 से लेके 1668 के टाइम पीरियड तक ये भारत के अंदर रहा। तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि 12 साल का टाइम पीरियड जो था इनका था। और ये अब कैसे टच में आए, देखिए यहाँ पे बर्नियर का चित्र बनाया गया, यूरोपियन पोशाक पहने। ये 7वीं सेंचुरी का पिक्चर है, क्योंकि 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे चित्र बनने स्टार्ट हो चुके थे, इवन उससे पहले ही स्टार्ट हो चुके थे। और ये चित्र भी क्या कहते हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में। अब वो कब आए थे भाई, अब वो आए थे आप देख सकते हैं शाहजहां के टाइम पीरियड पे। कब, शाहजहां के टाइम पीरियड पे। तो शाहजहां के टाइम पीरियड पे याद आए तो इससे आपको अंदाजा लग गया कि 1600 समथिंग के आसपास शाहजहां का टाइम पीरियड था जब ये आए होंगे। तो इसीलिए शाहजहां के टाइम पीरियड पे आए थे। और वो क्योंकि मैंने कहा वो डॉक्टर थे, वो फिजिशियन थे। अब वो डॉक्टर थे तो इसी वजह से क्या कहते हैं वो प्रिंस दारा शिकोह, यानी कि शाहजहां के बड़े बेटे, सबसे बड़े बेटे प्रिंस दारा शिकोह के क्या कहते हैं वो एक फिजिशियन थे। फिजिशियन समझते हैं, मतलब एक तरीके का चेक करते रहना कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है या नहीं, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें है ना। तो वो चीज़ जो थी यहाँ पे फ्रांसो बर्नियर जो थे उनके फिजिशियन थे, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल थे और साथ में साइंटिस्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वो इसकी वजह से इंडिया के अंदर एज ए एडवाइजरिंग के लिए इनको क्या कहते हैं दूसरे नाम से पुकारा जाता है। या आप देखो दमनिश खान जो भी इनको बोला जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको इस नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे दनिशमंद खान करके इनका नाम है, इनके नाम से इनको क्या कहते हैं पुकारा जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे दनिशमंद खान तो आपको फ्रांसो बर्नियर ही दिखाएगा। अब ये चीज़ हमें समझ में आई, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड करा है। ऐड क्या करा है, लोगों को ये लगता है कि शाहजहां के बारे में अगर इतिहास जाना जाए तो क्या शाहजहां वही है जिसने क्या कहते हैं ताजमहल बनाया था। ऑफकोर्स ये शाहजहां वही है और इसी के टाइम पीरियड पे आए थे। तो आप देख सकते हैं कि मुगल एम्पायर के अंदर अगर आप शाहजहां की बात करें तो
एम्परर मुगल शाहजहाँ के 16 बच्चे थे। 16 बच्चों में से बहुत से बच्चे बचपन में ही जब पैदा हुए थे तो उनको मर गए थे। मुमताज़ महल के टाइम पीरियड तक 14 बच्चे थे, लेकिन आप नोटिस करेंगे जब मुमताज़ महल की डेथ होती है तो 8 ही बच्चे बचते हैं। 8 बच्चे जब बचते हैं तो उसमें से आपको याद रखना पड़ेगा 8 चाइल्ड में से 4 क्या कहते हैं फीमेल होती है और 4 जो होते हैं वो मेल होते हैं। मतलब कि फीमेल मतलब बालिका, मतलब सुंदर कन्या, और उसके बाद क्या कहते हैं मेन यानी कि बच्चा, लड़का। तो वो आप 4 क्या कहते हैं लड़के और 4 लड़कियां देख सकते हो। और यहाँ पे आपको कमेंट करके ये बताना है कि शाहजहां की 4 बेटियों में से सबसे मनपसंद बेटी उनकी कौन सी थी। मनपसंद इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर हाथ बटाती थी, वगैरह वगैरह चीज़ें करती थी। और जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके मुगल के बारे में तो उन्होंने कैसे पूरी दिल्ली सल्तनत का दिल्ली का पूरा मैप बनाया था, तो वो भी एक नाम है। 4 लड़कियों में से एक लड़की का नाम मैंने आपसे पूछ लिया है, और 4 लड़कों में से जो मेल हैं तो उनमें आप नोटिस करेंगे उनमें से सबसे बड़ा दारा शिकोह था। मतलब शाहजहां चाहता था कि मेरे मरने के बाद गद्दी जो मिले वो दारा शिकोह को मिले, तो वो उनके फिजिशियन थे। लेकिन आपको पता है औरंगजेब, शाहजहां के बाद तो औरंगजेब आया था, क्योंकि यहाँ पे अब कहानी में ट्विस्ट आता है, उसके बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो चीज़ हम क्या कहते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी कवर अप कर लेंगे, है ना। तो वो चीज़ इतना हमें समझ में आता है कि प्रिंस दारा शिकोह के क्या थे, वो बच्चे थे, सॉरी मतलब फिजिशियन थे फ्रांसो बर्नियर। अब जब फ्रांसो बर्नियर भारत के अंदर आए तो फ्रांसो बर्नियर ने अपने ईस्ट यूरोप की कंट्री को और हमारी वेस्ट एशिया की कंट्री को कंपेयर करा। कंपेयर करने के बाद उसने पाया सोशल कंडीशन इन इंडिया विद द सिचुएशन ऑफ यूरोप। उसने कंपेयर करा अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। अगेन मैंने कहा कि यहाँ कोई शाहरुख खान तो था नहीं उस टाइम पीरियड पे कि वो गाना गा के बताएगा कि धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम में रंगीला ऐसा देश है मेरा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आप फ्रांसो बर्नियर देखेंगे अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, और जब उस सोसाइटी देखते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं उसने जितना भी कामकाज करा उसने सारी चीज़ें फ्रेंच में लिखी थी, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी थी। तो उस टाइम पीरियड पे फ्रांस लौटा, और लौटने के बाद लुइस 14 होता था। लुइस 14, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लुइस 16। अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद हो तो लुइस 14 नहीं था, लुइस 16 था। लुइस 16 इसका पोता था जिस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन फ्रेंच में जब फ्रांसो बर्नियर था उस टाइम पीरियड पे लुइस 14 जो था राज कर रहा था। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जब वो सारी चीज़ें लेके गया तो आप नोटिस करेंगे फ्रेंच के अंदर जो भी उसने भारत की सोसाइटीज़ के बारे में लिखा, उसने क्या लिखने के बाद उसको ट्रांसलेट करवाया गया इंग्लिश में, डच में, जर्मनी में और इटालियन के अंदर, इवन और भाषाओं के अंदर भी ट्रांसलेट करवाया गया था। इंग्लिश में तो उसको बहुत बार ट्रांसलेट करवाया गया। और यहाँ पे मेन मकसद क्या हुआ कि जब इनकी चीज़ों को पढ़ा गया दूसरी और सोसाइटी के अंदर, दूसरी और जगहों के अंदर, तो फ्रांसो बर्नियर के अकाउंट जब पढ़े गए तो वेस्ट यूरोप मतलब यूरोप की बहुत सारी कंट्री को पता चला, अच्छा इंडिया के अंदर ऐसा होता है, इंडिया के अंदर ऐसा होता है, इंडिया के अंदर राजा ऐसे होते हैं, सिस्टम ऐसे काम करता है। तो मे भी शायद से वो इसकी वजह से ही, इन चीज़ों को पढ़ने की वजह से आप नोटिस करेंगे वो भारत के अंदर अटैक करने के लिए आए होंगे। ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो आप इतना फोकस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ओवरछोर बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि चैप्टर में क्या कहानी चल रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, अब इस बंदे ने क्या करा कि जो भी कुछ लिखा उसने सोसाइटी को देखा, सोसाइटी को देखने के बाद बताया कि बर्नियर ने बताया, यानी कि फ्रांसो बर्नियर ने बताया कि सही मायने में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे उसने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन जो है, उसने बहुत ही डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन बताई और अपनी इनसाइड मतलब जो दिल की गहराई है उससे उसने बताने की ये कोशिश करी कि उसी टाइम पीरियड पे अगर उसने कंपेयर करा मुगल एम्पायर को कॉन्टेम्प्रेरी यूरोप से, मतलब क्योंकि मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में आया था और उस टाइम पीरियड पे यूरोप की कंडीशन और मुगल एम्पायर की अगर कंडीशन को देखा जाए तो उसने बताया क्या, उसने बताया कि ही एम्पथाइज द सुपीरियरिटी ऑफ द मुगल यूरोपियन सोसाइटी। उसने बताया कि भाई उस टाइम पीरियड पे जो मुगल एम्पायर की या मुगल एम्पायर के जो भी साम्राज्य की स्थिति थी, अगर यूरोपियन सोसाइटी के उस समय कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो सुपीरियर थे। मतलब कि उसने अपनी बुक के अंदर उस टाइम पीरियड पे ही मेंशन कर दिया था। बुक का नाम क्या है भाई, बुक का नाम है ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर। आपको याद रखना है इस बुक का नाम। ये बुक अब आपसे क्या करेगा, आपसे एग्जामिनर मैच द फॉलोइंग कह देगा, आपसे कहेगा बुक के नाम बताइए, फिर आपके साथ गरबा खेलेगा और आपको सही मैच द फॉलोइंग करना होगा। आप कहेंगे इसका वो है, उसका वो है, उसका वो है। तो आप एक जगह नाम लिख लीजिएगा, कमेंट मुझे कर दीजिएगा कि किस किस बंदे ने कौन कौन सी बुक लिखी थी
और आपको अगर माइंड मैप बनाना है तो बुक के हिसाब से उस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट करा गया था, आप एक पेज के अंदर पूरा इसका माइंड मैप बना सकते हैं बहुत आसानी से, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा कि हाँ भाई इस चैप्टर के अंदर ये हो रहा है। अब उसने जब भी चीज़ें लिखी थी उस टाइम पीरियड पे, तो उसने ये माना कि सही मायने में जो हमारी ईस्टर्न सोसाइटी है, जो हमारी यूरोप की सोसाइटी है, वो मुगल एम्पायर के लोगों से तो कई गुना आगे। अब जब वो भारत के अंदर आया, ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर उसने बुक लिखी, उसने 4 चीज़ों पे फोकस करा और यही 4 चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर मोटा मोटा बताऊंगा आपको, ताकि आपको चैप्टर के कंटेंट के बारे में ओवरऑल समझ में आ जाए कि पूरे चैप्टर के अंदर क्या बकैती हो रही है। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट अबाउट दिस। नंबर 1 बात हुई कि उन्होंने कहा लैंड ऑनरशिप के ऊपर, ठीक है, ज़मीन के संपत्ति के ऊपर। दूसरा उसने बताया कि नो केयर ऑफ आर्टिशंस, उस टाइम पीरियड पे जो भी आर्टिशंस थे, जो भी व्यापार होता था, उसमें जो मजदूर वर्ग होता था, उसके लिए कोई भी टेंशन वाला सिस्टम राजा के लिए नहीं था। और तीसरा जो उसने बताया मुगल सिटीज़ के बारे में, जिसमें उसने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, 75% प्लस लोग ऐसे हैं कि वो बेचारे क्या कहते हैं, ऐसे शिवर नगर में रहते हैं जिनकी सिक्योरिटी का कोई लेन देन उस समय राजा को था ही नहीं। और दूसरा सबसे अच्छी बात, उसने सती प्रथा के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी, और सती प्रथा जो है वो मैं आपको प्रेजेंट टाइम से लिंक करने की कोशिश करूंगा। तो ये 4 चीज़ों पे उसने ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर, यानी कि अपने ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर बुक के अंदर मेंशन करके बताई है। सो लेट मी स्टार्ट दिस। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या बताया, लैंड ऑनरशिप के लिए। अगर आप यूरोप की कंट्री के अंदर देखें तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का हिस्सा हुआ करता था, और यहाँ पे कुछ जनता के हाथ में भी ज़मीनें होती थी और कुछ क्या कहते हैं राजा के हाथ में भी, यानी कि लुइस 16 के टाइम पीरियड की बता रहा हूँ मैं, और सॉरी लुइस 14 के टाइम पीरियड की, क्योंकि वो तो यूरोप का था। और वहाँ पे आप देखेंगे कि ज़मीन का कंट्रोल अगर राजा के हाथ में है, तो वो जो नोबल्स को ज़मीनें दिया करता था, उसमें वो नोबल्स को ज़मीनें देने के बाद उस पर एग्रीकल्चर की व्यवस्थाओं को बढ़ाते थे लोग, और वो लोग बिजनेस बाहर भी करते थे, उनसे उनको फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी, अगर आप देखें तो शाहजहां के टाइम पीरियड पे वो आया था, बाबर ने इस्टेब्लिशमेंट करा था, अकबर के टाइम पीरियड पे मुगल एम्पायर सबसे ज़्यादा सुपीरियर, सबसे ज़्यादा अच्छा था, और उसके बाद क्या कहते हैं औरंगजेब ने तो मट्टी पलीत कर दी थी और भी ज़्यादा। लेकिन अब आप नोटिस क्या करना चाह रहे हैं, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने बताया कि लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लैंड ऑनरशिप सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं, सारी ज़मीनें सरकार के हाथ में, यानी कि राजा के हाथ में थी, और सारी ज़मीनें अगर राजा के हाथ में थी तो उसे क्रोन प्रॉपर्टी ऑनर बोलते हैं, यानी कि राजकीय प्रभुत्व होता था। और राजकीय प्रभुत्व अगर सारी ज़मीनों पे है राजाओं का, तो आप कोशिश करेंगे उसे टैक्स भी लेना है और उसके बाद उससे लोगों को हेल्प भी करनी है। तो ये सिस्टम ढंग से नहीं बन पा रहा था। ये अपने आप को तो प्ले बॉय बोलते थे, इतना बड़ा इन्होंने क्या कहते हैं ताजमहल बना दिया, और अपने ही साम्राज्य के अंदर इन व्यवस्थाओं को ये देख नहीं पाए। तो यहाँ पे एक तो मैंने बता दिया कि क्या लैंड ऑनरशिप गलत था, और उसके बाद लैंड ऑनरशिप के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स अमंग इन द नोबल एंड प्लीजेंट, मतलब अगर ये ज़मीनें अपने अगर राजा के पास ज़मीनें हैं, अगर वो चीज़ क्या कहते हैं वो किसान को देता है या अपने नोबल्स को ज़मीनें देता है, तो आप नोटिस करेंगे कि नोबल्स और किसान पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं। वहाँ पे एक दिक्कत बस ये हो गई कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई ज़मीन का हिस्सा दिया जाता है, तो आप उसे इन फ्यूचर में अपने बच्चे को दोगे, फिर उसके बच्चे को मिलेगा, उससे उसके बच्चे को मिलेगा। लेकिन दिस इज़ द प्रॉब्लम इन मुगल एम्पायर, यानी कि शाहजहां के टाइम पीरियड में ज़मीनें नोबल्स को, मतलब राजाओं की जो हेल्प करते हैं नोबल, जिन्हें आप अभिजात वर्ग, अमीर वर्ग बोलते हैं, उनको ज़मीनें दी जाती थी, और कुछ ज़मीनें किसान को भी दी जाती थी। लेकिन ज़मीनों की सबसे बड़ी टेंशन क्या थी, नो ट्रांसफर ऑफ द लैंड, मतलब कि यहाँ पे क्रोन ऑनरशिप कुड नॉट बी पास्ड ऑन देयर चिल्ड्रन, मतलब कि अगर किसी नोबल को ज़मीन मिल गई तो वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, जैसे हायरार्की सिस्टम के अंदर होता था। आप देख सकते हैं बच्चे से बाप से बच्चे के अंदर क्या कहते हैं चीज़ों को ट्रांसफ़र करा जाएगा, और ऐसा हमने महाभारत की स्टोरीज में भी देखा था। लेकिन यहाँ शाहजहां के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था कि अगर नोबल्स को कोई ज़मीन मिल जाती थी तो सिंपल सी बात है अपने बच्चे को देगा, और वो ज़मीन वो और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए आप नोटिस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, और ये दिक्कत रहती थी। और उसके बाद इसकी वजह से क्या होता था कि रूलिंग सोसाइटी है, यानी कि जो जिनके पास ज़मीनों का हिस्सा है वो तो हमेशा अमीर रहेंगे, लेकिन बेचारे किसान जो होंगे वो हमेशा गरीब रहेंगे। अब वो इसकी वजह से ना आप देखेंगे कि यूरोप और एशिया में इतना बड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिला। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसने क्या बताया, उसने सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया की ये भी बताई कि इसकी वजह से आप देखेंगे कि पूरे के पूरे सोसाइटी के अंदर या तो बिल्कुल अमीर वर्ग थे या बिल्कुल गरीब वर्ग थे, देयर इज़ नो मिडिल क्लास। मतलब
जिनके पास ज़मीन ही नहीं है तो मिडिल क्लास की कैटेगरी में वो कैसे आएंगे, दूसरे बिजनेस स्टैब्लिश हो नहीं रहे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आज ये काम नहीं मिला तो चलो दूसरा काम कर लेते हैं। एग्रीकल्चर मेन प्रोफेशन था लोगों के पास। शुरुआती समय में साइबर क्राइम तो होते नहीं थे, यूट्यूब चैनल तो था नहीं, फेसबुक तो है नहीं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पबजी, ये सब चाहिए आप कर लीजिए और आप इससे बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई ऑनलाइन स्टार्टअप भी नहीं कर सकता था। तो इसीलिए उसने बताया कि इस सोसाइटी के टाइम पीरियड में आप नोटिस करेंगे कि सारा का सारा समाज या तो क्या कहते हैं दिक्कत में झेल रहा था और या तो क्या कहते हैं वो सारी समस्याओं से जूझ रहा था। अब यहाँ पे मुगल सम्राट का सिस्टम जो टाइम पीरियड चल रहा था आप देख सकते हैं, ये सब मैं डिस्कस करूँगा आपसे आने वाली वीडियोस के अंदर कि किस किस टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ इसने बताई कि उस टाइम पीरियड पे अगर राजा ज़मीनों का हिस्सा अपने नौकरों को दे दिया करता था और ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं होती थी तो आप नोटिस करेंगे वहाँ का राजा सही मायने में भिखारियों का राजा है, भुखमंगों का राजा है, जिनको खाने को नहीं मिल पा रहा है। क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंड ऑनरशिप को रिलेटेड। ठीक है, अभी किसने लिखा था? ये फ्रांसो बर्नियर ने लिखा था। इवन उसने अबुल फजल के बारे में जिक्र करा है। अबुल फजल वो है जो अकबर के रीजन के टाइम पीरियड में आया था। अकबर के कौन से? ये अकबर आपको दिखाई दे रहा है। अकबर के टाइम पीरियड पे भी क्या कहते हैं अबुल फजल ने लिखने की कोशिश करी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, आपको पता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उस बंदे ने उस टाइम पीरियड में बता दिया था कि जो अकबर हुआ करता था ना, वो लोगों से प्रॉपर्टी मतलब लोगों से वो टैक्स तो लेता था, लेकिन वो टैक्स लेता था लोगों की एक तरीके की मदद करने के बदले में। लेकिन उसने कहा कि जो टैक्स लिया करता था वो जो मेंशन करी गई है उस टाइम की किताब बुक के अंदर, उसने कहा टैक्स बहुत हैवी होता था। उसने महसूस करा कि सही मायने में ये उनकी सिक्योरिटी के लिए टैक्स तो लेते थे, लेकिन साथ में सिक्योरिटी के अलावा दूसरी और चीज़ों पे, यानी कि अनाज, गेहूं, इन पे चीज़ें उग रही है ना, उन पे भी टैक्स लिया जाता था। जैसे आज की डेट में हम लोग लैंड रेवेन्यू टैक्स लेते हैं ना, तो सेम ऐसा ही उस टाइम पीरियड पे भी टैक्स लेता था, लेकिन किसी को पता नहीं था। तो ये चीज़ें उसने महसूस करी। फिर यही चीज़ें देखते हुए फ्रांसो बर्नियर ने जब ये चीज़ें प्रिंट करी फ्रेंच में, इंग्लिश में, जर्मनी में, इटालियन लैंग्वेज में, है ना, डच लैंग्वेज में, जब ये पब्लिश हुई चीज़ें दूसरी लैंग्वेज में, तो दूसरे फिलोसफर्स ने इसने पढ़ने की कोशिश करी, मॉन्टेस्क्यू ने और कार्ल मार्क्स ने। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स के बारे में। मॉन्टेस्क्यू ने एक चीज़ फोकस करते हुए बताया कि प्राइवेट ऑनरशिप अगर रहेगा, मतलब राजा के हाथ में ही अगर पूरी प्रॉपर्टी रहेगी, तो यहाँ पे राजा और नोबल्स मजे लूटते रहेंगे, लेकिन स्ट्रगल में जो रहेंगे वो बेचारी जनता रहेगी। तो ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं मॉन्टेस्क्यू ने एक बात कहने की कोशिश करी, और कार्ल मार्क्स ने ये कहने की कोशिश करी कि जो भी क्या कहते हैं सोसाइटी के अंदर सरप्लस पैदा होता है, मतलब मास ऑब्जर्व दैट बिफोर द कॉलोनिज्म सरप्लस प्रोडक्शन वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। उसने कहा कि अगर लैंड ऑनरशिप रहेगा तो जितना भी सरप्लस पैदा हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर पे जितनी भी चीज़ें पैदा होती है, अगर उनमें से जब लोगों को खाने जितना हो जाए और उससे भी ज़्यादा पैदा हो जाए तो वो प्रॉफिट का हिस्सा हो जाता है। और जब प्रॉफिट का हिस्सा हो जाता है तो वो तो सिर्फ सरकार को ही मिल जाता है, जनता में डिवाइड होता ही नहीं था। तो ये एक बड़ा इशू रहता था। इसके लिए उसने कहा कि भाई इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि बड़ी संख्या के अंदर सामंतवादी ग्रामीण समुदाय जो है बनने की कोशिश करेगा। और इसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं सरप्लस जो है पूरी तरीके से राजा के हाथ में ही रहेगा। और अगर वो राजा के हाथ में रहेगा तो राजा हमेशा अमीर ही रहेगा और जनता हमेशा गरीब ही रहेगी, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कभी ख़त्म हो जाए। तो ये दोनों की फिलॉसफी है, और वो भी किस हिसाब से फिलॉसफी है वो भी आप देख सकते हैं। ये फिलॉसफी इस हिसाब से है कि जहाँ पे क्या कहते हैं फ्रांसो बर्नियर ने चीज़ें पब्लिश करी थी। अब यहाँ पे उसने दूसरी बात बताई, वो है कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी में ये बताने की कोशिश करी गई थी कि मुगल काल के टाइम पीरियड पे आर्टिशंस में बहुत ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन उनके टैलेंट को इनकरेज करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जा रहा था उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि उनकी क्वालिटी और अच्छी हो सके, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो राजा के हाथ में जाता था। और आप नोटिस करेंगे राजा के हाथ में जाता था तो जो आर्टिशंस होते थे उनके लिए राजा इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट का काम नहीं करता था। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। इवन राजा ने ये बताने की कोशिश करी, क्योंकि सोने और चांदी के अंदर अगर बिजनेस होता था उस समय भारत के अंदर, तो आप नोटिस करेंगे कि उस टाइम पीरियड के अंदर उसने बताया कि बेशकीमती धातुएँ इंडिया के अंदर आती थी और इंडिया के बाहर भी जाती थी। लेकिन आप देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जब बिजनेस होता था तो एक अलग कम्युनिटी बन गई थी जिसको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो रहा था। तो एक अलग कम्युनिटी भी बन रही थी, उस अलग कम्युनिटी का जो फ़ायदा हो रहा था आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग से एक जाति व्यवस्था कम्युनिटी है। और उन्होंने क्या कहते हैं इसको बताने की कोशिश करी कि
जब ट्रेड बाहर की कंट्री से होता था तो आप नोटिस करेंगे किसान वर्ग या आर्टिशंस को तो ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो स्पेशल प्रोफेशंस के अंदर काम करते थे, जैसे कि कॉटन का काम करना या कुम्हार का काम करना। तो ऐसी जातियाँ, कुछ जातियाँ ऐसी होती थी जो बहुत वेल प्रॉफिट गेन कर रही होती थी, और जिन्हें हम कहीं ना कहीं मतलब मैं कह सकता हूँ वेस्ट इंडिया के अंदर हम उन्हें महाजन कहते थे। महाजन एक हेल्दी सोसाइटी हुआ करती थी या हेल्दी कम्युनिटी हुआ करती थी जो बिजनेस को अच्छा चला रही थी। और उस टाइम पीरियड पे इन सभी महाजनों के ऊपर एक नगर सेठ हुआ करता था, और नगर सेठ हम ये कह सकते हैं कि नगर सेठ एक तरीके का राजा को उनके साम्राज्य चलाने में मदद भी कर रहा होगा या करता होगा। तो ये मतलब एक तरफ मोस्ट ऑफ आर्टिशंस को दिक्कत हो रही थी, मोस्ट ऑफ आर्टिशंस को मैं कह सकता हूँ दिक्कतें हो रही थी, लेकिन आप नोटिस करेंगे मोस्ट ऑफ में से 2-3% लोगों को फायदा भी हो रहा था, लेकिन उतने फायदे का कोई फायदा नहीं है ना। अब यहाँ पे एक और चीज फोकस कराई गई, यहाँ पे कैंप टाउन के बारे में, जैसे शिवरनगर बोला गया। ये बोला गया कि शाहजहां के टाइम पीरियड पे 100% लोगों में से 15% ही लोग ऐसे हुआ करते थे जो टाउन्स के अंदर रहते थे, और जबकि इसके अलावा 85% ऑफ द पीपल अगर देखें तो शिविरों के अंदर रहते थे। आप देख सकते हैं शिविर के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब कहने का मतलब उनको पूरी तरीके से राजा के संरक्षण के ऊपर या राजा के क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ राजा के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता होगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, इसलिए तो वो टैक्स लिया करता था सिक्योरिटी के लिए। तो आपने वो नोटिस करा होगा, ये मैंने बता दिया है। तो ये उसने बताया कि राजा ऐसा कैसा राजा है कि उसके साम्राज्य के अंदर 50% ही लोग टाउन्स के अंदर रहते हैं और बाकी के सारे लोग ऐसे ही रह रहे हैं, मतलब शिविर नगरों के अंदर मतलब अंधभक्तों की तरह रह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे उसने एक और चीज़ बताने की कोशिश करी कि पूरे के पूरे साम्राज्य के अंदर अलग अलग ट्रेडिंग टाउन्स हुआ करते थे, जैसे कि पोर्ट टाउन्स है, सेक्रेट प्लेसेस है, पिलग्रिम प्लेसेस है, टाउन्स है। ये सब तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं इब्न बतूता ने मेंशन करी थी कि ऐसी चीज़ें हुआ करती थी दिल्ली के आसपास के इलाकों में। और ये भी बताने की कोशिश करी कि पूरी की सोसाइटी के अंदर मर्चेंट कम्युनिटी और प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ भी होती थी, जिसमें मैंने अभी आपको नगर सेठ और साथ में क्या कहते हैं महाजनों के बारे में बताया। अब यहाँ पे ये महाजन और नगर सेठ हो गया, और दूसरा उसने बताया सती प्रथा, लेबर्स और क्या कहते हैं स्लेव्स के बारे में। स्लेव्स के बारे में अगर आप देखें तो स्लेव जो थे खुलेआम बिका करते थे अन्य किसी वस्तुओं की तरह, क्योंकि ये चीज़ तो इब्न बतूता ने भी बताई थी कि जब वो क्या कहते हैं जब वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलकाबाद में गए थे, तुगलकाबाद में उसने बताया कि वहाँ की जो मार्केट हुआ करती थी वहाँ पे कुछ ऐसे प्लेसेस होते थे जहाँ पे जिम खाना या मैं कह सकता हूँ डांसिंग के लिए बार बार होता था ना, ऐश मौज करने के लिए। तो खुलेआम उस टाइम पीरियड पे भी गुलाम बिका करते थे, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे उसने बताया कि गुलाम उस समय पे गुलामों के भी अलग अलग टाइप हुआ करते थे अगर गुलाम बिक भी रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे गुलाम लड़की, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब जब क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे इब्न बतूता आया था, तो आपको पता है उसने 30 हॉर्स, कुछ स्लेव्स और क्या कहते हैं कुछ गुड्स, एरोज और क्या कहते हैं कैमल्स उसने गिफ्ट करे थे। तो जो उसने स्लेव्स खरीदे होंगे, स्लेव साथ में तो लाया नहीं होगा, उसने क्या कहते हैं यहीं से खरीदा होंगे और मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करा होगा उसने, और मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर आपको पता है कि उसको गाजी बना दिया था। लेकिन उसने बताया स्लेव्स के बारे में कि स्लेव्स का इस्तेमाल उस समय पे अलग अलग पर्पसेस के लिए किया जाता था। सुल्तान को एक तरीके की सर्विस देने के लिए, सुल्तान को एक तरीके का डांस, म्यूजिक इसमें मज़े कराने के लिए। उसके बाद ये भी कहा जाता था कि सुल्तान कभी कभार अपने नोबल्स के ऊपर नज़रें रखने के लिए, देखने के लिए कि नोबल्स कहीं उनको धोखा तो नहीं दे रहे, तो इसके लिए वो क्या कहते हैं अपने इन लोगों को रखता था ताकि क्या कहते हैं वो पता लगा सके। दूसरा ऐसा कहा जाता था कि वुमेन स्लेव्स में और मेन स्लेव्स के अंदर अंतर था। इब्न बतूता ने नोटिस करा कि बहुत से लोगों को डोला उठाने के लिए, वुमेन्स का डोला उठाने के, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है ना, पहले आपके टाइम पे तो चलो ये हो गया, लेकिन शुरुआती समय में डोला उठा के लेके आते थे ना, हम लोग फिल्मों के अंदर भी आपने देखा होगा, उस टाइम पीरियड पे इस्तेमाल किया जाता था। और फीमेल स्लेव्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादातर घरों के काम के लिए होता था, मतलब जब दारा शिकोह का जब शादी भी हो रहा था ना, तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड पे बहुत सी फीमेल्स जो स्लेव्स थी उनका इस्तेमाल किया गया था, और लेबर के रूप में भी, और बहुत से ऐसे काम होते थे जिनके क्या कहते हैं करने के लिए वहाँ पे उन्हें मजबूर किया था, और ये एक ऑफिशियल था कि आप गुलाम बना सकते थे। तो उसने महसूस करा कि इंडियन सोसाइटी के अंदर और साथ में यूरोपियन सोसाइटी के अंदर वुमेन्स को लेके बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से उसने सती प्रथा के ऊपर भी फोकस करा। इवन आपको ये बताना पड़ेगा कि कमेंट करके कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी ईयर था, ऐसा कौन सा ईयर था या ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने सती प्रथा को अबॉलिश करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया था। ठीक है, ये बताइएगा आप।
अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रांसो बर्नियर ने पूरी तरीके से डिटेल प्रोवाइड करा सती के बारे में, सती अपने अकाउंट्स के बारे में उसने बताया कि सती एक ऐसा सिस्टम था जिसमें क्या कहते हैं बहुत सी वुमेन्स को क्या कहते हैं डर के मारा जलाया जाता था और बहुत सी वुमेन जो थी खुद जल जाती थी। इवन ये कहा गया था कि बच्चे इवन उसने नोटिस करा कि बचपन में ही अगर किसी की 12 साल की उम्र में शादी हो गई और उसके हस्बैंड मर गए हैं तो उसको 12 साल की उम्र में ही, यंग एज में ही उसको विधवा का जीवन जीना पड़ता था। तो सोचिए ये चीज़ें उस टाइम पीरियड पे थी जो उसने कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश करी कि मतलब कितना ज़्यादा गलत है। यूरोपियन सोसाइटी के अंदर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है और ये चीज़ उसने वहाँ पे बताने की कोशिश करी। इवन उसने वुमेन लेबर्स के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करा। वुमेन लेबर के बारे में उसने ये बताया कि किस तरीके से वुमेन जो होती थी एग्रीकल्चर के काम में और नॉन एग्रीकल्चर मतलब जैसे बिक जाती है दूसरे काम भी करती है, तो उनके काम के अंदर आप नोटिस करेंगे उसने बताया कि ऐसी चीज़ें डिफ़िकल्टीज जो थी उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। इवन अगर मर्चेंट फैमिलीज़ के अंदर देखें तो मर्चेंट फैमिलीज़ के अंदर भी वुमेन जो थी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करती थी। तो देयरफॉर इट सीम्स अनलाइकली दैट वुमेन वर कन्फाइंड टू प्राइवेट स्पेसेस इन देयर होम, यानी कि इसीलिए यह संभव नहीं लगता है कि महिलाएं अपने घर के निजी स्थान तक ही सीमित थी। मतलब कि इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि महिलाएं सिर्फ घर का ही काम कर रही होंगी, बाहर का भी काम करती थी। तो उस टाइम पीरियड पे भी वो दोहरी भूमिका क्या कहते हैं ड्यूल इंसिडेंट जो है वो निभाया करती थी। तो देख सकते हैं कि ये सिचुएशन थी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। और मैंने जो आपसे पूछा है तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मीट इन लास्ट पार्ट ऑफ द लेट्स मीट इन अनदर चैप्टर। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।